सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का एक नया लेक्चर। क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उससे काफ़ी को रिलेटेड है हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या फिर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, नेशनलिज्म अगर हम यूरोप की बात कर रहे थे तो वो तो आएगा आपके एमसीक्यूज़ में, क्योंकि ये टर्म 2 का पार्ट है तो इससे बनने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव। तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इवन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बिल्कुल फोकस होके देखिएगा, समझिएगा। कोशिश करूंगा मैं कि जो लेक्चर्स हों वो छोटे छोटे हों और काफ़ी आसान हो, जिससे कि आप इनके कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएँ। देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर इसका बेसिक मैं आपको इंट्रो दूं तो ये मान के चलो, ना तो ये कोई रेवोल्यूशन के ऊपर है कि हमारे यहाँ रेवोल्यूशन कैसे हुआ, और ना ही ये चैप्टर इस बात को डिनोट करता है कि हमारे यहाँ पे आज़ादी के लिए हमने स्ट्रगल कैसे किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग भारत के अंदर थे उनके अंदर ये नेशनलिस्ट फीलिंग आई कैसे, ये नेशनलिस्ट फीलिंग उनके अंदर कैसे जगी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो करते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। आज का बेसिक जो लेक्चर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड होपफुली आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले नेशनलिज्म, हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, बट फिर भी एक बार एक नेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, नेशन क्या होता है, एंड देन वी स्टार्ट द रेस्ट टॉपिक्स। द पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बिल्कुल किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले लोगों का ग्रुप जो जिसकी डेफिनेट बाउंड्री होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेस जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती है या फिक्स टेरिटरी होती है, जहां पर रहने वाले लोग कॉमन कल्चर को, कॉमन हिस्ट्री को, कॉमन बिलोंगिंगनेस या इकोनॉमिक सिस्टम को इंजॉय करते हैं। याद करें, नेशनलिज्म इन यूरोप जब मैं बता रहा था आपको, तब वहां पर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है। मतलब भारत का कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे जो करेंसी चलेगी वो एक यूनिफाइड करेंसी होगी, एक यूनिक करेंसी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट में जाते ही करेंसी बदल जाएगी। ऐसा सिस्टम जहाँ पे हर एक पर्सन के लिए या हर एक स्टेट के लिए जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर है वो कॉमन है और अलग नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है। गॉट इट? सो ये होता है नेशन। ये भी हम बात कर चुके हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म का बेसिक कंसेप्ट यही है दैट एवरी पर्सन, यहां पर बताया कि जो नेशनलिज्म है दैट वुड बी फीलिंग, और किस टाइप की, लव की, प्राइड की, केयर की फॉर कंट्री। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि ये जो कंसेप्ट होता ना, ये आईएसएम वाला देखिए, ये किसी भी वर्ड के साथ में, किसी भी नाउन के साथ में ये जो कंसेप्ट लग जाता है, जुड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये एक तरीके का सफिक्स है, और ये कहीं ना कहीं थॉट, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को डिनोट करता है। गॉट इट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये। तो नेशनलिज्म होगा कि जब आप अपनी कंट्री के लिए लव एंड प्राइड का जो फीलिंग है वो महसूस करें, लेकर आए अपने अंदर, तो दैट इज नेशनलिज्म। बात समझे कि नेशनलिज्म वो कंसेप्ट है जिसमें आप अपने नेशन के लिए एक यूनिट, मतलब आप कह सकते हो ना कि यूनिकनेस तो नहीं कहेंगे इसको, आप ऐसे कहो कि नेशनलिज्म के अंदर लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करना शुरू कर देते हैं, एंड जो कंसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए कॉमन होते हैं। मतलब वो समझते हैं, मानते हैं कि वी आर कॉमन बाय सम थिंग्स, लाइक हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, पहनावा, बोली, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? वो नेशनलिज्म होगा। सिंपल सी चीज़, एक दूसरे के साथ कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ऑन द बिहाफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। आगे देखते हैं कि अगर हम नेशनलिज्म को थोड़ा सा और इलेबरेट करें तो यहां पर एक कंसेप्ट दिया गया है, मॉडर्न नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म में क्या होता है, मैंने फिर वही बोल रहा हूं कि नेशनलिज्म में तो लोग ये महसूस करने लग जाते हैं कि वी आर कॉमन बाय सम थिंग्स, हम कॉमन एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं कुछ चीज़ों के साथ में। बट यहां पर आज का जो कंसेप्ट है दैट इज मॉडर्न नेशनलिज्म। अभी जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ये क्या कंसेप्ट है? जैसे हमने यूरोप में देखा कि जब मॉडर्न नेशनलिज्म वहां पर एसोसिएट हुआ तो उन्होंने नेशन स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे
अपन मान सकते हैं जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में रहने वाले ये लोग, ये लोग, ये लोग और ये लोग किसी ना किसी एक तरीके से कॉमन है। इनका कंसेप्ट, इनका ट्रेडिशन, इनके वे ऑफ लिविंग, इन सब का अलग अलग है, ठीक है। हमने एक कंसेप्ट बेसिक सा ये मान लिया। अब प्रॉब्लम समझिएगा, नेशनलिज्म होता है कि होना ये चाहिए कि आपकी डेफिनाइट बाउंड्री होनी चाहिए, लोग एक साथ रहने चाहिए जिनका कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज हो। और यहां पर ये जो कंसेप्ट है दैट स्पीक्स एंड टेल्स अबाउट कि ये जो भी लोग हैं इनको आप अपना अपना मॉडर्न स्टेट बनाने का मौका दो, आप इनको अपने अपने नेशन स्टेट बनाने का मौका दो, मॉडर्न स्टेट्स बनाने का मौका दो। कैसे होगा मॉडर्न स्टेट? जैसे यहां पर आपको अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग क्लास कैटेगरीज दिख रही होगी, हमारे यहाँ लीडर्स आपको दिख रहे होंगे। नेशन स्टेट वो प्लेस होता है जहां पे लोग एक साथ रहते हैं। सेम वही सारी चीजें बता रहा हूं मैं जो आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में मैं बता चुका हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, नेशन स्टेट वो होगा जिसके अंदर लोगों की कॉमन आइडेंटिटीज होंगी, कॉमन बिलोंगिंगनेस होगा, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन हिस्ट्री होगी। अब आप कहोगे सर दोनों सेम ही तो हैं, नेशन एंड नेशन स्टेट सेम ही तो हैं। मैंने यहाँ पर इनको कंसेप्ट ये आपको इसीलिए क्लियर किया है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है इसका कंसेप्ट आया था यूरोप के अंदर। आप यूरोप की कंट्रीज़ को देखना, काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और उनका मेन इंटेंशन यही था कि जैसे जैसे आपका, अगर ठीक है आपका रिलेशंस दूसरे के साथ नहीं बन रहा है तो यू कैन मेक योर ओन टेरिटरीज, आप अपनी खुद की टेरिटरी बनाकर खुद का एक देश बना लो, ठीक है। अब याद करो, बाल्कन वाला अपन ने पढ़ा था, तो बाल्कन्स में क्या था, ये छोटी छोटी टेरिटरीज तो थी जो लास्ट में जाकर के अपनी बॉर्डर्स के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। हम नेशन स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए उस टाइम पर अब क्या मतलब क्या क्या चीजें होने लग गई थी। द चेंजेस इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, अब लोगों के सोच में बदलाव होना शुरू हुआ। ऑफ हु दे वर, व्हाट दे डिफाइंड, हाउ दे डिफाइंड देयर आइडेंटिटीज, क्या उनका बिलोंगिंगनेस है, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब यहां ये समझिए आप, जब आप बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, मॉडर्न नेशनलिज्म की, तो यहां पे लोगों का जो व्यू ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ थिंकिंग होता है, यहां पर समझने वाली बात है कि वो अचानक से धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। कॉमन सारे अलग अलग क्लास कैटेगरीज हैं बट दे आर एक्चुअली लिविंग टुगेदर। तो यहां पर इसने बताया कि वो क्या थे, उनका हिस्ट्री क्या था, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी वो परस्यू करते हैं और कैसे वो एक तरीके से कॉमन है। जब इस तरह का कंसेप्ट आता है तो क्या बन जाता है, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या, नेशन स्टेट वो प्लेस जहां पे रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कॉमन होते हैं, बाय देयर लैंग्वेज, बाय देयर हिस्ट्री, बाय देयर कल्चर। तो यही है कि जब नेशन स्टेट बन रहा होता है तो लोगों के अंदर बदलाव आते हैं, लोग सोचना अलग तरीके से शुरू करते हैं कि वो क्या थे, मतलब उनका हिस्ट्री क्या था और कैसे उनका कल्चर है, कैसे आप एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं और कैसे आपकी लैंग्वेज आपको एक साथ बांधे हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जब नेशन स्टेट की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, नेशनलिस्ट आइडिया को जब स्प्रेड करना होता है, लोगों को समझाना होता है। आप देखो, आप जब फ्लैग देखते हो अपना, इंडियन फ्लैग जब आप देखते हो तो इंडियन फ्लैग को देखते ही आपके मन में एक फीलिंग आती है, आपके मन में फीलिंग आएगी दैट वी आर ऑल टुगेदर, हम कैसे हैं, हम एक साथ हैं, ठीक है, यही फीलिंग आएगी। और कई बार ऐसा होगा कि नेशनल एंथम जब चल रहा होता है तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में थॉट आता है कि नो डाउट हम कैसे हैं, हम एक साथ हैं। जब उसको सुनते हैं तो गूज़बम्स हो जाते हैं, कई बार तो ऐसी भी पोजीशन होती है। तो आप समझिए कि इन सिंबल्स, इन सॉन्ग्स और इस तरह के आइडियाज से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटीज कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, बता सकते हैं। दोबारा समझो, ऐसे समझने की कोशिश करना कि न्यू सिंबल्स, न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज रिफाइंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ऐसे में ये हमारा देश था, हमारे देश के अंदर जो भी लोग यहाँ एग्जिस्ट करते थे, द ऑल पीपल वर कलेक्टिवली टुगेदर, जो एक साथ थे। अब ऐसे कंडीशन में क्या थी, ये जो लोग थे अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इनका जो कंसेप्ट था, पहले तो केवल खुद की कुछ
टेरिटरीज को लेकर के ही थोड़े से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो ना पजेसिव होते हैं, बट धीरे धीरे जब नेशनलिस्ट आइडिया फैले तो ये लोग समझने लगे। इसको ऐसे समझो कि पहले यहाँ पर जैसे राजस्थान के अंदर नेशनलिस्ट आइडिया फैले, फिर वो दो थोड़ा सा बाहर गए, फिर दूसरे फिर दूसरे फिर दूसरे, फिर एक कंडीशन ऐसी है, एक टाइम ऐसा आया जब लास्ट में पूरे इंडिया के अंदर ये नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे वो फैल गए। अब लोग केवल अपने आप को राजस्थानी या अपने आप को एज ए गुजराती नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि वी आर इंडियंस एंड हमारे साथ जो पोजीशन है, हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, उसमें बदलाव आना ज़रूरी है। जो पोजीशंस हमारी है, जो थॉट हमारे हैं या जो हमारे साथ में हो रहा है, उसको बदलना हमें ज़रूरी है। तुम जानते हो क्या बदलना ज़रूरी था? बदलना ज़रूरी था हमारा एक्चुअली में जो स्टेटस था, जो हम पे रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल, उसके बारे में। अब आप जानते ही है कि इंडिया में कैसे आया। इंडिया में आने के पीछे इसके बहुत सारे तरीके थे। ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था, हम बहुत बुरी तरीके से इनके अंडर कंट्रोल्ड थे एंड नो डाउट हम चाह रहे थे इनसे फ्री होना एंड वी हैव स्ट्रगल्ड अलॉट। ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, हमने बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल किया एंड दैट स्ट्रगल गिव अस द बूस्ट। हमें इसने क्या किया है बेटा? बूस्ट दिया। देखिए, हमने ब्रिटिशर जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट में होकर के हमने काम करना शुरू किया। ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट हम चले गए और हमने क्या कर लिया? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बनाना या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। देखिए, कॉलोनीज क्या होती है? जो बड़े बड़े किंगडम्स होते हैं या बड़ी बड़ी जो पावर होती हैं, वो अपनी टेरिटरी को और एक्सटेंड करना चाहती है और फैलाना चाहती है। तो ऐसे में जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी वो किसी दूसरे एरिया को कैप्चर कर लेती है और उसको अपने अंडर में कर लेती है। ऐसे में किसी एक टेरिटरी का किसी दूसरी टेरिटरी को कैप्चर कर लेना, उसे अपने कंट्रोल में कर लेना, दैट इज काइंड ऑफ कॉलोनिज्म। और ऐसे में ये कॉलोनिज्म का एक एग्जाम्पल था कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। ब्रिटेन की कॉलोनी कौन सी थी? इंडिया। उस कॉलोनी को हमें हटाना था, तो इसीलिए ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहलाया कि वी जस्ट वांट टू बी असाइड और बी अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनिज्म। हम ब्रिटिश कॉलोनी से अलग होना चाहते थे, दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट। ऐसे में डिफरेंट कम्युनिटीज ने मिलकर के इस कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में फाइट की। यहाँ पे आपको हिंदू और यहाँ पर आपको मुस्लिम दिख रहे होंगे, गांधी जी और यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना। ये दोनों एक पर्सनैलिटीज हैं, एक एक कम्युनिटी को जो लीड कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? अब हमने जब भारत के अंदर इस तरह का मूवमेंट हुआ, जब कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में हम लड़ रहे थे, तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया? हमने एक एक कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन सभी लीडर्स ने मिलकर के एक चीज डिसाइड की कि अब हम अलग होकर के नहीं लड़ सकते। अगर हमें भारत को आज़ाद करवाना है तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अलग होकर के ना लड़ो, आपको ज़रूरी है मिलकर के लड़ना। अगर आप केवल राजस्थान के बारे में सोचेंगे तो राजस्थान वाले नहीं डील कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि पर्टिकुलरली किसी एक टेरिटरी को ही फ्री करवा लिया जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपको भारत से इन सबको फ्री करना है तो आपको मिलकर के क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। इसी कारण से मैक्सिमम जो लोग थे, ऑल द पीपल केम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दीज पीपल। जो ऑपरेशंस थे, एक्सप्लॉयटेशंस थे दैट पीपल एक्सपीरियंस्ड, इनको एक तरीके से इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में कलेक्ट कर दिया और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इनमें ग्रो कर दिया। जितना भी टाइप का ऑपरेशंस लाइक इनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता था, इनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन सब के कारण से इन लोगों ने, जो इंडियन पीपल थे, इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है सही नहीं हो रही हमारे साथ। सो दे केम टुगेदर और ये नेशनलिस्ट आइडिया इनके दिमाग में आए कि भैया अब तो हमें कॉमन होना ही पड़ेगा, एक साथ होना ही पड़ेगा। एंड इस तरह से ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम हमारे सामने आया एंड ऑल द पीपल केम टुगेदर, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड अल्टीमेटली वी वॉन द फ्रीडम स्ट्रगल। गॉट इट? तो इस तरह की सिचुएशन हमने देखी कि किस तरह से लोगों पर हो रहे अत्याचार एंड ऑल, इन सभी चीज़ों ने हमें मौका दिया, आइडिया दिया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ग्रो करने का। देखिए और क्या है यहां पर, इसने एक चीज और कही है। इसने कहा कि हर एक क्लास, ईच क्लास इन द ग्रुप फेल्ट अफेक्टेड बाय कॉलोनिज्म डिफरेंटली। ऐसा नहीं था, अलग अलग क्लास कैटेगरीज थी, कम्युनिटीज थी। ऑल कम्युनिटीज एक्चुअली फेस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। कई सारे लोग तो ऐसे थे जिनको कभी अपलिफ्ट ही नहीं होने दिया ड्यू टू देयर स्किन कलर। ठीक है, जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको आपने पढ़ा था साउथ अफ्रीका वाले कंडीशंस में,
यहाँ पर ही बताऊंगा मैं, जब गांधीयन फेज आपको बताऊंगा तब। तो देखो यहाँ पर इसने कहा कि अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से कई सारी चीजें फेस करनी पड़ी कॉलोनिज्म के दौरान। डिफरेंटली दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो कि ब्रिटिश कम्युनिटी का एक तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार था। इसी कारण से सारी क्लासेस को एक साथ आना पड़ा। उस टाइम पर एक ग्रुप बना जिसका नाम था कांग्रेस। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। 1885 की बात है। द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म दीज ग्रुप्स विद इन वन मूवमेंट, या आप कह सकते हो एक ही एम्ब्रेला के अंदर लाने की इन्होंने कोशिश की अलग अलग क्लास कैटेगरीज को, ग्रुप्स को, सो दैट आप मिलकर के लड़ सको इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप रही महात्मा गांधी की, और उन्होंने ट्राई किया कि जितने भी ग्रुप्स हैं जो सारे परेशान हैं ब्रिटिशर्स से, मैं यूं कहूं कि पूरे स्टेट्स, पूरी टेरिटरीज, पूरी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको एक जगह लाया गया और इन्होंने कोशिश की कि कैसे इन सबको आप फ्री करवा सकते हो, कैसे इन सबको आप एक तरीके से सपोर्ट इनका लेकर के ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा सकते हो। ये मूवमेंट चला एंड बहुत सारे मूवमेंट हुए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अलावा था इसके अलावा था आपका सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, और एक था लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट चले और इन मूवमेंट्स के थ्रू गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर के कोशिश की कि ऑल सच पीपल केम टुगेदर, और क्योंकि और इन मूवमेंट्स के थ्रू इन लोगों को एक जगह लाया गया। ठीक है, इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट भी था जो अर्लियर हो गया था। तो अभी उन सबको सीरीज वाइज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही सारी चीजें पढ़नी है कि कौन कौन से ऐसे मूवमेंट थे जिनके थ्रू ये लोग एक साथ आए, और कैसे फिर इनके बीच में या इनका सपोर्ट हमें मिला, और कैसे इन लोगों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, इनको शॉर्टली एक बार पढ़ लेते हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे ये ग्रो हुए, या मैं यूं कहूं नेशनलिज्म लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। ये कुछ यहाँ 7 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। इन 7 फैक्टर्स को 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं एंड पढ़ने के बाद कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं अपन, और वहां पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला, और स्ट्रगल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ वो हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हालांकि तुम जानते हो क्लास 8th में आप पढ़ के आए हो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या बताती है। रिवॉल्ट 1857 आपको बताती है कि कैसे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, या फिर और भी कुछ ऐसे लॉज इन्होंने बना दिए थे जिससे कि वो इनकी टेरिटरीज को हड़प रहे थे, राजाओं से उनकी टेरिटरीज को ले रहे थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे, लड़ाइयाँ चल रही थी। वो कार्टेज वाला आपने इंसिडेंट्स पढ़ा है, सोशल कॉज भी थे, मिलिट्री कॉज भी थे, बहुत सारे कॉज थे। तो अलग अलग कॉज हुए और अल्टीमेटली फिर कंडीशन ये आ गई कि 1857 के अंदर रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। और ये जो रिवॉल्ट था, इसने एक तरीके का रिमार्केबल टर्निंग पॉइंट लिया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पता चल गया कि वी नीड टू हैव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा मैप बना देता हूं और मैं आपको बताऊं, तो ये कंडीशन में क्या है, यहां पर भी यही प्रॉब्लम चल रही 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 है, और यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है। ब्रिटिशर से सारे लोग परेशान हैं, बट कंडीशन क्या है कि ये लोगों का इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इनका इनके साथ कनेक्शन नहीं है, इनका इनके साथ कनेक्शन नहीं है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने साथ में काम, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कलेक्टिव यूनिटी नहीं है। बट जब 1857 की रिवॉल्ट हुई तो उनको ये चीज महसूस हो गई, भैया ऐसे काम अपना नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कलेक्टिव होना पड़ेगा, हमें एक साथ जाना पड़ेगा। और अगर हम एक साथ नहीं जाएंगे तो वी कैन नॉट विन एनी सिचुएशन, हम कोई भी सिचुएशन नहीं विन कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक साथ आना पड़ेगा। इसको ही कहा गया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। हर एक पर्सन ये चाह रहा था। अब एक राजा अगर ये सोचे कि मैं ही सबसे बड़ा सुप्रीमो रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर इन सब चीजों को एक तरफ से एक तरीके से खत्म किया गया और सभी लोगों को ये भी कहा गया कि आप लोग क्या करो, एक यूनिटी
मतलब कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो गया कि अगर हम यूनिटी में रह करके नहीं काम करेंगे तो इनको हम हरा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से जो फीलिंग थी यूनिफिकेशन की, ये यूनिफिकेशन की फीलिंग हमारे सामने आ गई एंड दिस एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, आगे ये तो पहला कॉज रहा। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी तुम जानते हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ। वो यहां से सारा का सारा जो पैसा था वो जब बाहर लेके जा रहे थे, लूट रहे थे, जिसके कारण से लोगों को महसूस होने लग गया था कि इनकी जो पॉलिसी है ये पॉलिसी तो बिल्कुल ख़राब है और इससे हम क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। तो इसने भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे कि लोग भड़के, जिससे कि लोग समझे कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, पॉलिसी है, कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज रहा जिसके कारण से लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट्स आए कि हमें अब यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट था कि वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली हमें एजुकेट करना शुरू किया, ज़बरदस्ती किया, कई जगह पर इंग्लिश एजुकेशन हम पे इम्पोज कर दी। तो उसका हुआ क्या, फ़ायदा और नुकसान दोनों बताता हूँ। इंग्लिश एजुकेशन मिलने से हम उनकी चीज़ें समझने लगे। अब जो इंडियंस के साथ में जो पढ़े लिखे थे उनके स्कूल्स में, उनकी बातें अब हमें समझ में आने लगी थी कि करना क्या चाह रहे हैं। इसके कारण से इम्पैक्ट हमारे पास पॉजिटिव ये रहा कि ऑब्वियसली जो वो बोलते थे अब हम समझ पाते थे, जो उनकी थ्योरीज होती थी, जो उनके कंसेप्ट होते थे, जो उनके थॉट होते थे, वो अब हम इजीली एक्सेस कर पाते थे। तो उसके कारण भी हुआ। साथ ही साथ इसको नेगेटिवली बताऊं तो हमारे जो कल्चर था उसको एक किल कर रहे थे, इस कारण से लोग इनसे गुस्सा थे। ये भी रीज़न था कि ब्रिटिश एजुकेशन आने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हुई। साथ ही अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बेहतर हो गया था, तो यहाँ से कोई मैसेज यहाँ पहुँचाना होता था, यहाँ से कोई मैसेज यहाँ पहुँचाना होता था, तो आसानी से हो सकता था। तो पहले ऐसा नहीं था, अब कम्युनिकेशन बेहतर हो चुका था, सो दैट ये वाली कंडीशंस बढ़ गई थी कि लोगों को पता चलने लग गया था कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स किस तरह की पॉलिसी रख रहे हैं। और इस कारण से इस रेवोल्यूशन की बात करें या नेशनलिज्म की बात करें, ऑल सच थिंग्स हैज़ टेकन प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो जो प्रेस था, इस टाइम तक जो न्यूज़पेपर वगैरह थे उन लोगों को थोड़ी आज़ादी थी। अब न्यूज़पेपर लोग पढ़ने लगे थे और न्यूज़पेपर में कन्वे किया जाने लगा था कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या हैं, इनका थॉट क्या है और ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं आगे। जब न्यूज़पेपर इन तक सब लोगों तक पहुंचता था तो लोगों को एक तरीके का अवेयरनेस मिलता था कि अभी क्या चल रहा है देश में और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके बिहाफ पे भी आप कह सकते हो कि लोग अवेयर हुए थ्रू दीज न्यूज़ एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स या आइडियाज़ इमर्ज हुए। ब्रिटिशर की एक और पॉलिसी थी जिसका नाम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी उसमें वो ब्लैक्स को नहीं रखते थे, हमें सीधी सी बात है वो इंडियंस को नहीं रखते थे। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उन अगर कोई ऐसा पर्सन था जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता था तो ऐसे में उनके साथ मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव वो करने लग जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी ऊंची पोस्ट के अंदर कोई इंडियन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को फॉलो करते थे। इसी कारण से लोग क्या होते, इनसे गुस्सा थे एंड अल्टीमेटली इनको यहाँ से निकल जाना पड़ा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स टूवर्ड द फेमाइंस एंड फ्लड्स एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मतलब ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ठीक है, अपने आप हो जाएगा सही, हम क्यों इनकी हेल्प करें। कभी भी कोई सिचुएशन होती थी, फ्लड आता था, डॉट आता था, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ब्रिटिशर्स कभी भी सपोर्टिव नहीं होते थे इंडियंस के लिए। इनका एटीट्यूड ही हमारे लिए बहुत अलग था। इनका एटीट्यूड जो होता था हमारे लिए बहुत बहुत गलत था। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एलए बना लिया था। एलए का मतलब होता है अपना एक तरीके से मित्र राष्ट्र। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अननेसेसरी हमारे 15 लाख सोल्जर्स को ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने बिहाफ पर लेके चले गए और हमें ड्रैग कर लिया अननेसेसरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जबकि हम रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी कह दो, सोशल ऑर्डर कह दो, वेपन्स कह दो, किसी भी तरीके से हम कैपेबल नहीं थे। बट अननेसेसरी वी वर एक्चुअली ड्रैग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कम्युनिटी एंड जिसके कारण से भी लोग क्या हुए, गुस्सा हुए। लगभग 15 लाख सोल्जर्स हमारे इसमें इंगेज्ड हुए और लगभग सभी क्या हुए, मारे गए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को इन किसी भी पॉइंट में तो देख लीजिए एक बार। मेरे हिसाब से तो होने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ओके, सो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस ने डेवलप किया नेशनलिस्ट मूवमेंट, कैसे कांग्रेस ने स्टार्ट किए क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सारे मूवमेंट्स को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और हम कैसे ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेशन किया इन मूवमेंट्स में। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी कि कैसे नेशनलिज्म ने कैप्चर किया द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या विजन है अपने आप को लेकर के, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। बहुत ही सिंपल फॉर्म में इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे हम। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है। आपका कोर्स एसएसटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स भी कह सकता हूँ मैं, एंड लेंथीएस्ट कोर्स भी कह सकता हूँ आपके पूरे सिस्टम में। और ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फोकस होकर देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। टाइम थोड़ा हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँ। जो चीज़ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है उसको भी थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके आपको बताऊँ, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज वाला कंसेप्ट तो तुम कर लोगे, लेकिन अब जो टर्म 2 वाला है जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर आपके पास में अगर लिखने के लिए एलैबोरेशन या एलैबोरेटेड नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर्स हों जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक तरीके से कैप्चर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आपकी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा इसके बारे में नहीं दे रखा, लेकिन एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर भी। और जो बच्चे 9th क्लास वाले होंगे वो देख रहे हैं अगर इसको, तो उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो 10th वाले हैं उनको अपने सब्जेक्टिव आंसर लिखने में इसकी हेल्प मिलेंगे। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू क्या करना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, और क्वेश्चंस पूछने हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़, टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।